जी। अब हम चलते हैं जी। हम कल क्या पढ़ रहे थे, बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ करने वाली हैं। हमने बार बार बात की थी कि जब भी हम जो है वो इथाइल ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में क्या ऐड कर देंगे, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल ग्लिसरॉल फ्रॉम हियर टू हियर, दिस मॉलिक्यूल इज़ रिलेटेड टू इथाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें ये जो है ये कंप्लीट फैटी एसिड के साथ मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट फैटी एसिड के साथ मौजूद है, जिसमें फैटी एसिड का हिस्सा कौन सा वाला है, फैटी एसिड का हिस्सा ये वाला है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है किसका, ग्लिसरॉल का, ये कार्बन नंबर 2 है ग्लिसरॉल का। ठीक है, और इतना हिस्सा जो है वो फैटी एसिड का इसके साथ लगा हुआ है। यहाँ तक तो जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट किसका बन रहा है, यहाँ तक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन रहा है एसाइल ग्लिसरॉल का। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था कि इसी एसाइल ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो कार्बन नंबर 3 पे आने के बाद बजाय फैटी एसिड के इसके साथ क्या अटैच हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। कल बहुत जिस पे लंबी गुफ्तगू जो है वो हमने की है, नंबर 1। नंबर 2 हमने ये कहा था कि अगर हम इसी फॉस्फोलिपिड, और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या था बच्चे, इस मॉलिक्यूल का नाम था फॉस्फेटाइडिक एसिड। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम था फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है ये, इसके बारे में हमने क्या कहा था, इट इज द सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड। सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड से क्या मुराद है, जरा कोई एक्सप्लेन करेगा। सर इससे छोटा मॉलिक्यूल और कोई नहीं होगा। हाँ, इससे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इससे छोटा फॉस्फोलिपिड नहीं होता। कम अज कम एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ हो तो ही वो मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोलिपिड फैमिली में आता है, इससे छोटा मॉलिक्यूल नहीं होता। यही मॉलिक्यूल है जिससे आगे आगे आप मजीद ग्रुप्स ऐड करते जाएंगे तो वो दूसरे ग्रुप्स में जो है वो बदलता जाएगा। जैसे हमने यहाँ फॉस्फेटिडाइल कोलिन की एग्जांपल पढ़ी थी, वो मुझे मिल नहीं रहा यहाँ पर, फॉस्फेटिडाइल कोलिन आपको बना के दिखाया था, खैर छोड़े उसको। अब आइए नेक्स्ट पे कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस फॉस्फेटाइडिक एसिड की ओरिएंटेशन हम चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि ये जो कार्बन चेन है इसको हम अप टू डाउन के बजाय लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे। ये कल रात बात हुई थी। जब हम अप टू डाउन के बजाय लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल, इनमें से बदलता कोई नहीं है, सिर्फ ओरिएंटेशन बदलती है। मतलब ये CH2 यही वाला है, ये CH यही वाला है कार्बन नंबर 2, ये वाला CH2 यही वाला कार्बन नंबर 3 है, ये COR ये बना हुआ है, ये वाला COR यहाँ पर मौजूद है, ये PO3 2 नेगेटिव वो ये रहा। हमने सिर्फ क्या किया, इस मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज की है, यानी इसको लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया है या राइट टू लेफ्ट अरेंज कर दिया है बजाय अप टू डाउन अरेंज करने के। अच्छा, इस तरह अरेंज करने का इसको पर्पस क्या था। अब आइए जरा कल के लेक्चर के ऊपर हमने बात की थी कि ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड होता है या फॉस्फोलिपिड होता है, इसके दो एंड्स होते हैं। ये इसका एक एंड होता है नॉन पोलर, और नॉन पोलर एंड हमने क्या कहा था, फैट चेन हमेशा नॉन पोलर होती है। वाई, फैट जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और जो भी चीज न्यूट्रल होगी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। ये सारी बात कल हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा एंड जो फॉस्फेटाइडिक एसिड का दूसरा एंड होता है वो होता है पोलर। पोलर मतलब उसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, और वो कौन सा एंड है, वो फॉस्फेट एंड है। ठीक है, इधर देख लीजिए, चार्ज मौजूद है, 2 नेगेटिव मौजूद है, चार्ज मौजूद है, लिहाजा ये वाटर सॉल्युबल होगा। वाई, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। तो अब यहां पर आप जरा देख लीजिए बच्चे, अब इसको जरा ना हम सबसे पहले तो इसको दोबारा से जो है वो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक तो हमने कल वाली बातें पढ़ी थी, आज की चीजें अब शुरू करते हैं। बेटा मैंने COR मिटाया है, इस COR की जगह मैं क्या लिखने लगा हूं, CO, गौर से देखिएगा, CH2 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 CH3। मैंने आपको क्या बताया था, R का क्या मतलब होता है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, ये ग्रुप भी हो सकता है और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, मतलब ज्यादा सारे ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां से मैंने सिर्फ क्या मिटाया, यहां क्या लिखा हुआ था बेटा, OR लिखा हुआ था। मैंने OR मिटा के इस O को किधर ले आया हूं,
ये वाला O मैं यहां ले आया हूं और इस R चेन, ये मैंने पूरी R चेन बना दी यहां से लेकर यहां तक, ये R चेन है। ठीक हो गया। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, OR को मिटा के इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन की है। अब आ जाइए दूसरे वाले के साथ भी यही करते हैं। जी बेटा, दूसरे वाले के पास भी OR ही था ना, जो कार्बन नंबर 1 के साथ C लगा हुआ है। ये मैं आता हूं उस तरफ, ये देखिएगा, ये वाला यहां पर भी COR था ना पहले। इस OR के बजाय आप O को नीचे ले आते हैं और R के साथ कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और एक और बना लेते हैं, 6 कर देते हैं। इसको 2 करके ना, इसको 6 कर लेते हैं, 6 कार्बन जोड़ देते हैं इसके साथ। यहां पर भी O है, O के साथ CH2। अब गौर कीजिएगा, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपने गौर करना है बेटा इतनी डायग्राम के ऊपर, बाकी टेक्स्ट को छोड़ दीजिए। याद रखिए, जहां पर भी चेन में अनसैचुरेशन आती है, जहां पर भी चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, चेन में दो चेंजेस आती हैं। एक तो चेन शॉर्ट हो जाती है, दूसरा वो चेन टिल्ट कर जाती है। टिल्ट का क्या मतलब होता है, टेढ़ी हो जाती है। कभी भी हाइड्रोकार्बन कार्बन की चेन में आपस में जब भी डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की अनसैचुरेशन आएगी, तो वो वाली चेन अपनी स्ट्रेट ओरिएंटेशन से बेंड हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। ये आपके सामने मौजूद है, ये देख लीजिए। इसमें सारे कार्बन सैचुरेटेड है, मतलब इनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ये देखिए, यहां तक तो चेन स्ट्रेट आ रही थी, जैसे ही डबल बॉन्ड आया चेन टिल्ट हो गई, टेढ़ी हो गई चेन। ये जो सिचुएशन है ये आपको अब कहां नजर आती है, गौर कीजिएगा इस डायग्राम में। अच्छा चलें, फिर पहले तो अब इसको ना यहां पर अब हम डिस्कस करते हैं। हमें चेन के टेढ़ा होने का पता लग गया बेटा। इस पूरे मॉलिक्यूल को, यानी 6 कार्बन इस चेन के, 6 कार्बन इस चेन के, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और बाकी पूरा, इस पूरे को हम 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक रीजन होता है हेड रीजन, ये होता है, ये हेड रीजन होता है। हेड रीजन को हम कहते हैं कि हेड रीजन है पोलर। जी बेटा, हेड रीजन पोलर क्यों है, जल्दी से, हेड रीजन पोलर क्यों है? फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हेड रीजन जो है वो पोलर है। और ये सारा यहां से यहां तक, एक मिनट, जी ये देखिए, यहां से लेकर और ये पूरा का पूरा, ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है टेल रीजन। और ये कौन सा है, ये नॉन पोलर है। वाई, इसमें जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब आइए अगली डायग्राम के ऊपर देखिएगा। ये सिंपलेस्ट डायग्राम है जिसमें इन्होंने ये जो सर्कल शो किया हुआ है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द हेड, this circle represents the head of phospholipid and this whole pink region is represents the tail region। आपके सामने है, हेड रीजन को वो क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। हेड रीजन को वो कह रहा है पोलर और टेल रीजन को वो कह रहा है नॉन पोलर। अब आप लोग यहाँ पे एक बात तो ये नोट करें कि हेड रीजन पोलर क्यों है। ऑब्वियसली ये पोलर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर PO3 2 नेगेटिव ग्रुप मौजूद है, यानी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है चार्जेस के साथ, लिहाजा ये पोलर है। और ये नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसमें R चेन्स मौजूद हैं। पहली बात तो आपने ये नोट करनी, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर का फर्क आपके सामने है। दूसरी चीज नोट करें कि ये वाली जो चेन है ये बजाय स्ट्रेट जाने के थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, जबकि ये वाली चेन स्ट्रेट जा रही है। वजह क्या है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें एक अदर डबल बॉन्ड मौजूद है जिसकी वजह से ये चेन स्ट्रेट जाने के बजाय टिल्ट हो गई है। ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इसके बारे में मैंने कल आपको क्या बताया था, इट इज इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स।
जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कौन? फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, यही वाला, ये जो हमने ऊपर बनाया है पूरा मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट हेड, कार्बन चेन, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये इस फॉर्म में होता है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मेंबर है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। जी बेटा, इस बात को यहां पर छोड़ते हैं, जरा एक और बात करते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बताता है हमें? जी जल्दी से बताइएगा। सेल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिपिड्स हैं। मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिपिड्स हैं और उसमें क्या एम्बेड होता है? फॉस्फेट। उसमें नो 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 नो, लिपिड्स के अंदर प्रोटीन्स। प्रोटीन, लिपिड के अंदर प्रोटीन्स प्रोटीन एम्बेडेड मॉलिक्यूल। होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इधर देखिएगा, अब मैं आप लोगों को मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। ये देखें, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये हम जो है वो 5 बना लेते हैं। जी बेटा, ये मैं क्या बना रहा हूँ वैसे? फॉस्फोलिपिड्स। यस, वेल डन। अब आपको जो है वो ये बात समझ आ जाएगी कि ये टॉपिक इतनी डिटेल में हमने क्यों पढ़ा। ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी, नीचे ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन में होते हैं। ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इनके दरमियान में एम्बेडेड क्या होता है? इनके दरमियान में प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं। दिस इज फॉस्फोलिपिड लेयर। ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है एंड दिस वन इज प्रोटीन। तो अब आप देख लीजिए, ये वही फॉस्फोलिपिड है जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। आपने इसका स्ट्रक्चर किस तरह से पढ़ा है? CH2 CH CH2 O COR, ये कौन सी वाली चेन हो जाएगी? डबल बॉन्ड वाली। O COR, ये सैचुरेटेड चेन, फिर O PO3 2 नेगेटिव। ये वाले फॉस्फोलिपिड सारे के सारे यहाँ अरेंज हुए हैं और इन्होंने अरेंज होकर हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन की हुई है। जो भी कंपाउंड होगा वो इस मेम्ब्रेन में से पास होके नीचे आएगा। अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो इजीली निकल के आ जाएगा, लेकिन अगर वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होगा तो उसको प्रोटीन चैनल्स में से गुजरना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जरा आइए मैं आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ आप ही की बुक से, क्योंकि दूसरी बुक खोलने का फिलहाल टाइम नहीं है। जी ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें, ये जो है वो आप लोगों को इन्होंने शो कराई हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी गौर कीजिएगा इसके ऊपर। फॉस्फोलिपिड नजर आ रहे हैं आपको? ये देखिए फॉस्फोलिपिड, ये सारे फॉस्फोलिपिड हैं। ये इस यहाँ पर मेंशन किया हुआ फॉस्फोलिपिड, सारे फॉस्फोलिपिड एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। ये सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। नीचे ये भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, सब के सब फॉस्फोलिपिड्स हैं और उनके दरमियान में ये जामनी स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रोटीन्स हैं। बाकी और भी बहुत से होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन स्पेशली जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स हमारा इस वक्त का जो है वो पर्पस है और स्पेसिफिकली हमने इस वक्त लिपिड देखने हैं। तो ये देख लीजिए, ये लिपिड्स अरेंज हुए में सारे फॉस्फोलिपिड्स इस तरह अरेंज होते हैं और उसके दरमियान में प्रोटीन होती है। जी बेटा, क्लियर हो गया फॉस्फोलिपिड वाला आर्टिकल? मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन वगैरह क्लियर हो जानी चाहिए अब। यस। अच्छा जी, इसके बाद अब अगला आर्टिकल आता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया क्योंकि ये इतनी सी बात ही रह गई थी जो कि समझने वाली थी। अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर और जनाब वो आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज नोन एज प्रोटीन। बेटा ये जो प्रोटीन्स है ना, इनके चंद एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर। वैसे आप क्या जानते हैं प्रोटीन के बारे में? पहले तो आप लोग बताएं। जी अमाइनो एसिड से बनते हुए। बिल्कुल ठीक है। और अमाइनो ग्रुप होता है। सॉरी दोबारा बोलें, क्या है?
इनमें अमाइनो ग्रुप होता है अमाइन। जी जी बिल्कुल, अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप होता है बिल्कुल। और उसके अलावा चले मैं लिख लेता हूँ, एक आपने पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लोग सोचें, मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जी और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से मिलके बनती हैं। जी ये बात भी आपकी ठीक है। अगर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सी, यहाँ आर ग्रुप लगा हुआ होता है, यहाँ पर लगा हुआ होता है एच, यहाँ पर लगा हुआ होता है एसिड, और यहाँ पर लगा हुआ होता है अमाइन ग्रुप। बिल्कुल ठीक है। वो जो, जी बेटा, पेप्टाइड लिंकेज, दोबारा बोलें। पेप्टाइड लिंकेज सर, पेप्टाइड लिंकेज। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज होती है। लेकिन आप अभी फिलहाल अमाइनो एसिड को डिस्कस ना करें ना, अभी फिलहाल इतना जितना हमने डिस्कस कर लिया उतना काफ़ी है। मुझे ये बताइए कि प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या, प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं? प्रोटीन्स हमें हमारी बॉडी में कहाँ मिलेंगी? फॉर एग्जांपल हेयर, हमें, नेल्स, दोबारा बोलें, मसल्स में, और क्या बोला अभी आप लोगों ने? हेयर, हेयर, नेल्स, नेल्स में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हेयर्स में, और कॉमन लाइफ एग्जांपल दें, अपनी बॉडी को छोड़ दें, कॉमन लाइफ एग्जांपल दें अपनी बॉडी में से। एक चीज में और लिखने लगा हूँ, स्किन और एग, जी चिकन। बिल्कुल परफेक्ट, चिकन भी प्रोटीन है क्योंकि मीट है। जहाँ जहाँ मीट है वहाँ प्रोटीन है बेटा, याद रखिए। उसने अभी एग कहा, वो भी जी पल्सेस, बहुत सही, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। पल्सेस हैं, चने वगैरह जितने भी हैं, और आप लोग काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी प्रोटीन कंटेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। सो यहाँ तक काफ़ी है। अब आइए प्रोटीन की एप्लीकेशन, प्रोटीन क्या क्या कर सकते हैं? तो बेटा प्रोटीन दो तीन काम कर सकते हैं। नंबर वन, प्रोटीन हमारी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में अभी मैंने आप लोगों को दो चीज़ें लिख कर दी हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की, एक है मसल्स, दूसरा स्किन, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में स्किन और मसल्स जो हैं वो फिर इसी तरीके से जो प्रोटीन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म में भी काम आती है। जैसे मेटाबॉलिज्म में कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो काम आती है बहुत ज़्यादा, कोई बताएगा? एंजाइम। इसी तरीके से हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के काम आती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो आप बात कर लेते हैं, जैसे प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी मेम्ब्रेन में भी होती हैं, ट्रांसपोर्ट के काम आती हैं। ये एप्लीकेशंस है ना, प्रोटीन कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख लीजिए प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे कुछ हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं, जैसे इंसुलिन है, हार्मोन है, ठीक है, तो वो प्रोटीन है। एक और प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन कौन सी होती है बेटा? हेमोग्लोबिन। जी ये भी प्रोटीन है। तो अब आप देख लीजिए कि दोनों फंक्शन होते हैं प्रोटीन के। एक फंक्शन मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ये भी प्रोटीन का फंक्शन है। मेटाबॉलिज्म, ये भी प्रोटीन का फंक्शन है। यानी अगर आप किसी वाटर के बाद, यानी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हवाले से अगर आप बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो ये प्रोटीन्स हैं। इनसे एनर्जी भी निकाली जा सकती है, लेकिन इनसे एनर्जी निकालने का काम हमारी बॉडी अवॉइड करती है। उसकी वजह क्या है बेटा? उसकी वजह यह है कि प्रोटीन का काम, मैंने आपको अभी क्या बताया है, प्रोटीन का काम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी है और प्रोटीन का काम मेटाबॉलिज्म भी है। तो अगर आप प्रोटीन को तोड़कर जो है वो इससे एनर्जी निकालना शुरू कर देंगे तो बाकी दोनों काम खतरे में पड़ सकते हैं। लिहाजा इन दोनों प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी नहीं निकाली जाती। आपको पता है कि एनर्जी जो मॉलिक्यूल ब्रेकिंग, एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन का ऑर्डर क्या होता है? इधर देखिएगा, मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन का ऑर्डर ये होता है। सबसे पहले हम करते हैं ब्रेक किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। रुकिएगा एक मिनट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं एनर्जी के लिए।
दूसरे नंबर पे हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं किसको ब्रेक करने की, फैट्स को ब्रेक करने की जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती हैं। तीसरे नंबर पे जाके बारी आती है प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाए, ठीक है। सो एनर्जी के लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे प्रोटीन्स को रखा जाता है। अच्छा, इसमें अब आप लोगों के सामने ये इतने फंक्शंस आ गए कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शंस करती हैं, पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। आप लोगों के तकरीबन हर फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन होती है, लेकिन बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो जिनमें प्रोटीन इतनी कम होती है कि आप उनको प्रोटीन फूड नहीं कहते। जैसे ये जो हैं सब्जियां वगैरह हैं, पालक वगैरह, पालक हो गई, इसके अलावा जो है बेटा वो किधर गया चौथा, वो जुरैज किधर गया, नेट का इशू आ गया उसके। पालक वगैरह हैं, ग्रीन सब्जियां और हैं, साग है, इनमें ऐसा इतनी कम प्रोटीन होती है कि आप कहते हैं कि ये ना होने के बराबर प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप दालों की बात करते हैं तो ये तो प्रोटीन ही प्रोटीन है, ये सरासर प्रोटीन है। ये वाले सारे के सारे चिकन, एग, हेयर्स, नेल्स, मसल, हेयर्स, नेल्स और स्किन जो है इसको ना खाना शुरू हो जाएगा प्लीज। जो आपने अभी ये कुर्बानी की ईद आ रही है, इसमें देख लीजिएगा आप जितना गोश्त निकालते हैं, एक्चुअली जो गोश्त है वो सारे के सारे मसल्स है और मसल एक्चुअली प्रोटीन है, ठीक है। तो दिस होल यूसेज ऑफ प्रोटीन हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर होल लाइफ, हमारी पूरी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। काफी इस हवाले से बात हो गई है। सो अब देखते हैं, अगला सवाल ये जनरेट होता है कि हाउ द प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, प्रोटीन्स जो हैं वो कैसे बनती हैं। तो इसका एक जवाब जो है वो आप लोगों ने ऊपर दे दिया हुआ है कि प्रोटीन्स जो हैं वो उनके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड, इसके मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स होते हैं। बेटा अगर इसके प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं तो इसका मतलब है प्रोटीन क्या हुई फिर? पॉलीमर। जी, वेल डन। अगर प्रोटीन के मोनोमर्स मौजूद हैं तो प्रोटीन हुई पॉलीमर, प्रोटीन आर पॉलीमर्स। क्योंकि हमने क्या बताया था, कोई भी कंपाउंड जो मोनोमर से मिलकर बन रहा हो, जो सेम टू सेम नेचर के कंपाउंड के मिलने से बन रहा हो, वो पॉलीमर होता है। फैटी एसिड में ऐसा नहीं था, एक तरफ फैट चेन दूसरा एसिड चेन, ठीक है, तो वो मोनोमर्स नहीं कहला सकते। अमाइनो एसिड जोड़ते जाएं अमाइनो एसिड्स को, लेकिन इन सब की नेचर क्या रहेगी? इन सब की नेचर सेम रहेगी, इन सब की नेचर रहेगी अमाइनो एसिड। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, मैं अब आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बताने लगा था। इसको अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? ये देखिए, ये अमाइन ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, इस वजह से हम इसको अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसका चले खैर वो बात छोड़ दें, वो जरा ज्यादा हाई फाई हो जाएगी। सो अमाइनो एसिड के मिलने से जो है ये बात हमें तय हो गई कि अमाइनो एसिड को जोड़ेंगे तो जो है वो प्रोटीन बनेगी। सो अब हम देख लेते हैं कि हाउ द अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, तो अब आइए जरा इसको देख लेते हैं। अमाइनो एसिड के जुड़ने का प्रोसेस कुछ यूं होता है बच्चे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है CRH, यहाँ पर आ जाता है COOH, यहाँ आता है NH2। तो सबसे पहले तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जिस ग्रुप के साथ, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये इस ग्रुप से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, ये ग्रुप है अल्काइल ग्रुप। फिर ये ग्रुप कौन सा है? इससे भी आप बड़ी लंबी बहस करके आए हैं, ये एसिडिक ग्रुप है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो NH2 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये अमाइन ग्रुप है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड की नेचर चेंज होती है, इधर देखिएगा, द नेचर of amino acid change as the R group changes। R ग्रुप जैसे जैसे चेंज होता रहेगा अमाइनो एसिड की नेचर भी चेंज होती रहेगी। एग्जांपल ले लेते हैं,
बेटा आर ग्रुप में क्या क्या कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप आर ग्रुप में लगा दें CH3, आप आर ग्रुप में लगा सकते हैं C2H5, आप आर ग्रुप में लगा सकते हैं C3H6, C3H6 होता है 8 होता है, C3H8 होता है ना, यस सर। ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हैं, इसको सो ऑन कर लें, सो ऑन। जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज होता रहेगा अमाइनो एसिड की नेचर भी वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो अमाइनो एसिड चेंज होता रहेगा। सवाल हमारा अभी भी बाकी है, हाउ द अमाइनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन। पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी बेटा, आप लोगों की बुक में जो बनी हुई है, जो रिएक्शन बना हुआ है, मैं वही बताऊंगा ताकि आप लोग ज्यादा पजल ना हो। यहाँ आप लोगों की बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ये रहा, इधर देखें, ये एक अमाइनो एसिड का कार्बन है, इसके साथ दोनों H लगे हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा था, जो जनरल फॉर्मूला है अमाइनो एसिड का उसमें ऊपर R होता है, नीचे H होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस R की जगह सिर्फ H आ जाए, तो ऐसा अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा, ग्लाइसिन। इस वाले अमाइनो एसिड में देखें CH, ये देखें ये R ग्रुप लगा हुआ है, और R ग्रुप लगने से एक सिंपलेस्ट R ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन R ग्रुप लगने से इसका नेम चेंज हो गया, यानी एलनीन, ठीक है। सो अब आइए इन दोनों में हम जो है वो रिएक्शन कराएंगे, ग्लाइसिन और एलनीन। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पर चलते हैं, इधर देखिएगा, इधर देखिए CH NH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये एसिडिक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये जब मैं इसका फॉर्मूला चेंज करता हूँ ना, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिलाता हूँ, तो परेशान ना हुआ करें। प्लस जी, ये कौन सा हो गया, ये है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन क्यों है, ये इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है बेटा, इसके इस H ग्रुप की वजह से इसका नाम चेंज हो गया है। हालांकि बाकी अमाइनो एसिड्स में इस जगह पर कौन सा ग्रुप होता है, बाकी अमाइनो एसिड्स में इस जगह पर R ग्रुप होता है। अब आइए दूसरा अमाइनो एसिड C, जी लेफ्ट पे क्या है, NH, इधर है NH2, ये देखें ये भी NH2, ये भी NH2, मैंने सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया। इसके बाद यहां पर क्या लग रहा है, CH3। इन दोनों में यही फर्क है, बाकी अमाइनो एसिड की कंपोजिशन दोनों की सेम टू सेम है, बाकी अमाइनो एसिड दोनों का सेम टू सेम है। सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि इसमें यहाँ CH3 लग रहा है, इसमें यहाँ पर H लगा हुआ है। और ये कौन सा कंपाउंड है, इसको हम कह रहे हैं एलनीन। जी बेटा, वो आप लोग खुद भी गैस कर सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिमूव हो जाएगा। जी, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, जल्दी से बताइएगा। डिहाइड्रेशन। नो नो नो, डिहाइड्रेशन नहीं। हाइड्रोलाइसिस। नहीं बेटा, ये हाइड्रोलिसिस तो होता है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, ये रिएक्शन कहलाता है कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। वैसे डिहाइड्रेशन गलत वर्ड नहीं है, लेकिन टेक्निकल वर्ड नहीं है इसके लिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्ड कंडेंसेशन है कि किसी भी रिएक्शन में दो कंपाउंड जुड़े और उसमें से वाटर निकल गया। जी बेटा, अब इधर देखिएगा, यहां पर इधर तक देखें, आपने OH भेज दिया। अगर आपने OH को बॉन्ड में यूज कर लिया तो यहां पर क्या रह गया, इस कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इधर से आपने NH2 में से एक H निकाल दिया, तो इस नाइट्रोजन के पास भी एक और बॉन्ड बनने की वो आगे सलाहियत आ गई, ठीक है। सो ये वाला कार्बन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनेगा NH, फिर CH3 H और COOH। अब कौन सा बॉन्ड है जो कहला रहा है, दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पेप्टाइड। याद रखिए, इन तीनों बॉन्ड के नेम्स आपने याद रखने हैं। यानी पहला बॉन्ड आपने कौन सा बनाया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड आपने कौन सा बनाया था, एस्टर बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड आपने कौन सा बनाया था, कौन सा बनाया है, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, एक बात अब जरा जो है वो आप लोगों ने बहुत वाज़ेह तौर पे अपने ज़हनों में रखनी है।
बेटा ग्लाइकोसिडिक, एस्टर और पेप्टाइड, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन काम क्या हो रहा है? एक काम हर एक में हो रहा है जी। कंडेंसेशन सब में हो रही है, सब में वाटर रिमूव हो रहा है। याद करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में भी हमने 2 कार्बन को जब ऑक्सीजन के जरिए जोड़ा था उसमें भी वाटर रिमूव हो रहा था। एस्टर बॉन्ड में जब हमने अल्कोहल और एसिड के दरमियान में बॉन्ड बनाया था उसमें भी वाटर रिमूव हो रहा था, और यहां पर भी एसिड और अमाइन ग्रुप के दरमियान जब बॉन्ड बन रहा है तो वाटर रिमूव हो रहा है। तो इन तीनों टाइप्स के बॉन्ड्स में कंडेंसेशन कॉमन है। जी बेटा, वो क्या चीज है जो इन दो में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है? ये अब मजे का सवाल है। ग्लाइकोसिडिक और एस्टर में क्या कॉमन है जो पेप्टाइड में नहीं है? हाँ हाँ, आप लोगों को बताना चाहिए। वैसे ग्लाइकोसिडिक और एस्टर में कॉमन है COC। जी जरा बताइए क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है? ईथर। ऑक्सीजन। दोनों में 2 कार्बन एक ऑक्सीजन के सहारे से जुड़े हुए हैं। समझ आ रही बात? ग्लाइकोसिडिक और एस्टर वाली वीडियोस जाकर निकाल लीजिए। ग्लाइकोसिडिक और एस्टर को जो है वो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। दोनों में दरमियानी एटम ऑक्सीजन है, जबकि इसमें दरमियानी एटम ऑक्सीजन नहीं है। यहां पर एक स्ट्रेट बॉन्ड है जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बन रहा है। एक और चीज जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या है? ऑक्सीजन 2 कार्बन को होल्ड किए हुए है, जबकि पेप्टाइड में क्या है? एक कार्बन और एक नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। देख लीजिए, इसमें एक तो ऑक्सीजन एटम है जो इनको होल्ड कर रहा है, दूसरा 2 सेम एटम हैं जो ऑक्सीजन के जरिए जुड़े हुए हैं, यानी इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। इधर देख लीजिए, ये वाला कार्बन और ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और इनके दरमियान में कोई ऑक्सीजन नहीं है, और ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं। यहां पर 2 कार्बन आपस में ऑक्सीजन के जरिए जुड़े हुए हैं, यहां पर जो 2 डिफरेंट एटम्स हैं जिनके दरमियान में ऑक्सीजन भी नहीं है। तो ये जो है वो इन दोनों का फर्क है। कॉमन है कंडेंसेशन, जो कॉमन नहीं है, जो पेप्टाइड बॉन्ड में नहीं है वो है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरा डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड है। 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड मौजूद है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। सो अब आइए आखिरी बात आपको बताता हूं, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। आखिरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो जरा सुन लीजिए कि आप इस तरीके से जितने मर्जी अमाइनो एसिड्स को जोड़ते रहें, C डबल बॉन्ड O, NHCr, यहां नीचे H लगा दें, फिर C डबल बॉन्ड O, N, यहां पर H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर H, फिर C डबल OH। ये अब मैंने कितने अमाइनो एसिड जोड़ दिए हैं जरा गौर करें। एक अमाइनो एसिड ये वाला, यहां पर भी NH2 लगा दें। एक अमाइनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड ये हो गया, तीसरा अमाइनो एसिड ये हो गया। 3 अमाइनो एसिड मैंने जोड़ दिए हैं। 3 अमाइनो एसिड के दरमियान में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? एक ये पेप्टाइड बॉन्ड है और एक ये पेप्टाइड बॉन्ड है। जी बेटा, अब एक बात और ज़हन में रखिए, 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो इस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? ट्राइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड के जुड़ने पर जो कंपाउंड बनेगा वो ट्राइपेप्टाइड होगा। हालांकि पेप्टाइड बॉन्ड इसमें टोटल कितने हैं? 2। 3 अमाइनो एसिड को 2 पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि अमाइनो एसिड 3 है लिहाजा आप इसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। अगर 2 अमाइनो एसिड जुड़ रहे होंगे तो वो डाइपेप्टाइड होगा, 3 अमाइनो एसिड जुड़ रहे होंगे तो वो ट्राइपेप्टाइड होगा, चाहे बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कम हो। देखिए बेटा, मैं आपसे एक इम्तिहान लेता हूं, 100 अमाइनो एसिड्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे?
99 जी 90 हमेशा 99 हमेशा फॉर्मूला होता है n-1। 100 अमाइनो एसिड जुड़े होंगे तो उनके दरमियान में 99 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। जैसे 3 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं 1 2 3, इनके दरमियान में n-1 कर लें तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं? ये देख लें, मैंने आपको पहले ही लिख दिया, 2 अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन करने लगे थे आप? अच्छा, अब इसमें देख लीजिए, ये एक प्रोटीन चेन आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये एक प्रोटीन की चेन है। याद रखिए हर प्रोटीन चेन के 2 एंड होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एन टर्मिनल और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सी टर्मिनल। जी बेटा, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कौन कौन से हैं जरा बताइएगा मुझे। टर्मिनल पॉइंट तो आखिरी पॉइंट होता है ना? सर एन टर्मिनल नाइट्रोजन वाला अमाइन। जी, और सी टर्मिनल? एसिडिक ग्रुप वाला। याद रखिए हर प्रोटीन का एक एंड एन होगा, एक एंड सी होगा, क्योंकि वो प्रोटीन शुरू ही अमाइन से होगी, लिहाजा एन टर्मिनल जो है वो अमाइन वाला होगा। और जब आप राइट साइड पर जाएंगे तो क्योंकि हर अमाइनो एसिड का ये वाला बाजू एसिडिक ग्रुप वाला होता है, लिहाजा इसको आप कहेंगे सी टर्मिनल। जिस टर्मिनल पे एसिडिक ग्रुप होगा उसको आप कहेंगे सी टर्मिनल, और जिस टर्मिनल पे अमाइन ग्रुप होगा उसको आप कहेंगे एन टर्मिनल। क्लियर हो गई बात? ये है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इस तरीके से जुड़ते हैं। जी बेटा, ये समझ आ गया? और हम भाई अब तशरीफ ला रहे हैं। जुरैद आप कहाँ गए थे? सर नेट इशू हो गया था। चलें ठीक है, आसान चीजें, इसको रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लीजिएगा। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग सही ग्रुप में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो कोड शेयर कर दिया था। ज़ूलॉजी वाले ग्रुप में जाके वहाँ की बातें ना सुन लीजिएगा, वो आपके लिए फ़िलहाल जो है वो ठीक नहीं है बातें सारी। सो ये जो है वो आप लोगों ने जो मैंने आपको बताया उस ग्रुप में जाएं और वहाँ से लिंक ले लें। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो सिचुएशन है, इस तरीके से ये जुड़ते हैं। अच्छा, अब एक आखिरी बात देखिए, एक होता है प्रोटीन। एक वर्ड यूज हुआ करता है प्रोटीन का, और एक वर्ड यूज होता है पॉलीपेप्टाइड। देखिए पॉलीपेप्टाइड क्या हो सकती है? फर्ज करें कि डाईपेप्टाइड है 2 अमाइनो एसिड, ट्राईपेप्टाइड है 3 अमाइनो एसिड, टेट्रापेप्टाइड है 4 अमाइनो एसिड। जब ये बात जरा आगे निकल जाती है तो फिर आप बजाय इसके कि नंबर यूज करें, आप क्या यूज कर लेते हैं? पॉली का वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड है, डाईसेकेराइड होती है, ट्राईसेकेराइड होती है, टेट्रासेकेराइड होती है, 3 शुगर्स मिल जाएं। पेंटासेकेराइड होती है, 5 शुगर्स मिल जाएं। ठीक है, इसी तरीके से डाईपेप्टाइड है 2 अमाइनो एसिड, ट्राईपेप्टाइड पेप्टाइड 3 अमाइनो एसिड। लेकिन जब नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो उनकी नंबरिंग आप नहीं देना चाहते तो आप सीधा सीधा क्या कह देते हैं? आप कह देते हैं भाई कि वो कंपाउंड, बजाय उसको नंबर देने के क्या वर्ड आप यूज कर लेते हैं? पॉली का वर्ड यूज कर लेते हैं। और पेप्टाइड बता रहा है अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको बुक में ना ये दोनों वर्ड मिलते हैं, प्रोटीन का वर्ड भी मिलता है और पॉलीपेप्टाइड का वर्ड भी मिलता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड पॉलीपेप्टाइड कब तक कहलाएगा? जब तक उसका वेट 10,000 डाल्टन नहीं हो जाता। ये हमने एक और जगह भी पढ़ा था, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के फर्क में भी पढ़ी थी ना ये बात, कि जब 10,000 डाल्टन पे वेट जाएगा तो वो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, अदरवाइज उससे पहले वो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी कंपाउंड प्रोटीन कब कहलाएगा? जब उसका वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर चला जाएगा। उससे पहले पहले उस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, प्रोटीन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जो है वो वीडियो से दोबारा देख लीजिएगा। टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल शाम को क्लास होगी। आज सिर्फ आज के लिए है क्लास का ये टाइम ना, कल शाम इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो आप लोग वीडियो में लाजमन देख लीजिएगा।